लुटेरों ने दूसरों के घर लूटे और उस पर अपना नाम लगा दिया कि यह हमने बनाया है। हम इस सभ्यता से लड़ रहे हैं। यह सिविलाइजेशनल वॉर है। यह दो सभ्यताओं की लड़ाई है, एक लुटेरों की है और एक जिन्होंने पैदा किया है उनकी है। इसलिए इस्लाम के बारे में गलतफहमी न पालें, तथ्यों पे एकेडमिक बात करें। जो लोग मोहम्मद के सगे न हुए, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के सगे न हुए, वो आपके सगे होंगे? कुछ पागल पैर पकड़ रहे हैं आजकल, जा जाके लौट रहे उनके पैरों में। कभी शर्मिंदगी होती है कि हमारी नेतृत्व करने वाले लोग, तथाकथित नेतृत्व हमसे लेकर के पैरों में लौट रहे हैं। प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद अली, प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी फातिमा जो अली की पत्नी थी, जिन लोगों ने फजर की नमाज, सुबह 4:30 बजे की नमाज को फजर की नमाज कहते हैं, उस फजर की नमाज में अली जब सजदा करने निकले तो तलवार से गर्दन काटी और उनकी गर्दन से सड़कों पे फुटबॉल खेली। अली की पत्नी मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा के घर में आग लगा के उनको जिंदा मार दिया। उनके बेटे हसन हुसैन को पानी नहीं दिया और करबला के मैदान में बकरा जैसे काटते हैं कलमा पढ़ के मार दिया। वो आपके बराबर खड़े हो सकते हैं? उनकी सभ्यता में और आपकी सभ्यता में फर्क है। इसलिए ये मजहब नहीं, ये दो सभ्यताओं का जंग है। और अमेरिका के हैमिंगटन ने बहुत पहले किताब लिखी है, अंग्रेजी की किताब है, किताब का नाम है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। आपको अंग्रेजी बोलने का शौक हो गया है, अंग्रेजी एक भाषा है, लेकिन अंग्रेजी को ओढ़िए और बिछाइए मत। जो अंग्रेजी बोल रहे थे वो संस्कृत सीख रहे हैं आजकल। हजारों स्कूल बनाए आपने, डोनेशन से पैसा, एमबीए की डिग्री, एमबीबीएस की डिग्री। आपने दिल पे हाथ रखिए, मैंने सुना है कि इस झारखंड में बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं। करोड़पति होना कोई गुनाह नहीं है, मंदिर भी बनाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं मंदिर बनाइए, लेकिन इन मंदिरों की रक्षा करने के लिए ये जो सनातनी चलता फिरता मंदिर है, इसको भी सशक्त बनाइए, तभी मंदिर बचेगा। मंदिर तो पहले भी थे भाई, ऐसा नहीं था कि आज ही कोई मंदिर है। ये मंदिर 20 साल 25 साल के बाद रहेगा नहीं रहेगा, इसका इंतजाम कीजिए। जो लोग यहां मंदिर बनाते हैं वो मंदिर बनाएं, लेकिन उसके 500 गज के अंदर ऐसे सनातनियों को स्थापित करें जो शत्रु की गर्दन को तन से जुदा कर दें, तब मंदिर बचेगा आपका। मंदिर में ताला लगा करके आप चले जाएं और आपको पता न चले। इसी प्रस्था के चलते आपके ऊपर ऐसे ऐसे कानून बना दिए गए और आपको पता ही नहीं है, क्योंकि ठेकेदार आपको ये नहीं बता रहे। मैं बार बार ठेकेदार शब्द इसलिए इस्तेमाल करता हूं कि जिन्होंने ये प्रण लिया है कि हमें ये चाच को, अपने सनातनी समाज को जगाना है, ये उनकी जिम्मेदारी ज्यादा थी, क्योंकि उन्होंने कहा हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमको तो 2 बच्चों की फीस भी देनी होती है, मकान का किराया भी देना होता है, लेकिन हमने कभी इस बात को अपने जीवन में आड़े आने नहीं दिया। हम रात के 2 बजे भी हैं, 4 बजे भी हैं, कल यहां हैं, परसों यहां हैं, ये हमने नाड़े नहीं दिया। लेकिन दिन भर ये गाएंगे कि हमने शादी नहीं की, हमने राज के लिए नहीं कहा। अगर समाज को सच बता देते तो आज समाज की दुर्गति ये नहीं होती। वो नहीं बताना चाहते आपको। को कैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बना, कैसे इस देश के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी कानून 1995 चल रहा है। जब चल रहा था तब 117 गिनती में पार्लियामेंट में बैठे थे, बोले नहीं। ये बताया है किसी ने, किसी नेता ने बताया आपको? ये कौन बताएगा? टीचर बताएंगे नहीं, क्योंकि कोर्स में नहीं है। माताजी बताएंगे नहीं, पिताजी बताएंगे नहीं, भाई बताएगा नहीं, तो फिर कौन बताएगा आपको कि आपका सौदा हमने कर दिया है, अब आपको मरना ही है? नहीं बताना चाहता कोई। दिन भर ज्ञान, अरे अपना अस्तित्व का सौदा कर दिया इन दलालों ने, लेकिन एक भी नहीं बताता। इसलिए मैं कभी कभी शत्रु में भी अगर कोई ईमानदार हो तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, भले ही शत्रु हो। एक अदना सा एमएलए, ये उन दलालों के लिए बता रहा हूं जो सुबह से लेकर शाम तक ज्ञान बांटते हैं।
एक अदना सा एमएलए जो इंडिपेंडेंट था। पूरे भारत में एक राज्य है कश्मीर, उसमें इंडिपेंडेंट एमएलए था, वो इंडिपेंडेंट। हमारे यहां तो इंडिपेंडेंट यह सोचता है कि कब सत्ता का संतुलन बिगड़े और मैं 50 करोड़ में बिकूं। यह सच्ची कहानी बता रहा हूं। कश्मीर की विधानसभा में एक इंडिपेंडेंट एमएलए था जिसका नाम था इंजीनियर रशीद। कभी कभी आपने टेलीविजन पे उसको देखा होगा, उसके चरित्र को देखिए। उसको गुलाम नबी आजाद ने, ये पहले आदमी हैं, कांग्रेस से आजाद हैं और नबी के गुलाम हैं। गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा में जाना था, शोभा जी, एक वोट कम पड़ रहा था। गुलाम नबी आजाद ने इंजीनियर रशीद से कहा जो चाहिए ले लो, एक वोट चाहिए था। और वो इंडिपेंडेंट था, उसको कोई पूछता भी नहीं था। मैंने रोज उसको देखता था, असेंबली से उसे लोग बाहर निकाल देते थे, वो सबने देखा। मैं उसको पर्सनली भी जानता हूं, इसलिए मैंने कहा। मैं बार बार इस बात को इसलिए बताता हूं कि आप जरा उस आदमी से सोचिए। मैंने 2 से तीसरे कुर्ते में कभी नहीं देखा उसको। रोज किसी न किसी इशू पे लड़ता था और असेंबली से उसे बाहर निकाल दिया जाता था। लेकिन जब उसके पास ये ऑफर आया, गुलाम नबी आजाद ने उससे कहा कि मुझे तुम्हारा टिकट वोट चाहिए क्योंकि मेरी राज्यसभा एक ही वोट से कम पड़ रही है। उस आदमी ने क्या शर्त रखी। मैं कहता हूं कि शत्रु से सीखना चाहिए। उस इंजीनियर रशीद ने मालूम है क्या कहा गुलाम नबी आजाद से? मुझे एक लाइन लिख के दे दो, मैं तुम्हें दे दूंगा वोट, तुमसे एक पैसा नहीं लूंगा, एक लाइन लिख के दे दो बस। उसने शर्त रखी, गुलाम नबी आजाद तुम मुझे ये लिख के दो कि अफजल गुरु को फांसी गलत हुई थी। गुलाम नबी आजाद की मजबूरी थी, लिख के नहीं दिया, उसने वोट नहीं दिया। अगर कभी कभी कुछ सीखना हो तो शत्रु से भी सीखना चाहिए। और गुलाम नबी राज्यसभा नहीं पहुंच पाए। हम तो 2-4 करोड़ में बिको, कहते सनातन में बिक जाओ, बाप के खिलाफ चले जाओ, मां के खिलाफ चले जाओ, तैयार रहते हैं बिकने के लिए। इसलिए चरित्र पैदा कीजिए। ये लड़ाई जो आपको राजनीतिक तौर पे दिखती है, ये बहुत हल्की लड़ाई दिखती है। अंदर से हालात बहुत बेहतर नहीं है, बहुत बेहतर नहीं है। मैंने आपको इशारे में कहा, हर दिन 25 से 30 यंग लड़कियां अच्छे घरों की गायब हो जाती हैं। कोई रोने वाला नहीं है उनको। हम जैसे जो लोग बोलते हैं तो लोगों को बड़ा शौक लगता है। ये घटनाएं आज सुननी कि ये 35 टुकड़े हुए, कोई फ्रिज में रख रहा है, कोई सूटकेस में रख रहा है। आप एक घटना सुनते हैं और सो जाते हैं, पता नहीं कैसे आप वो सनातनी हिंदुओं के आपको नींद आ जाती है। आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब तक ये घटना आपकी बेटी के साथ ना घटे। जिस दिन बेटी के साथ घटेगी उस दिन कहेंगे पूरा देश मेरे साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ। अगर आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं तो 35 टुकड़ों में आने वाली श्रद्धा के बाप से टेलीफोन करके भी बात करते तो लोगों को लगता कि लोगों को इस दुख का अंदाजा झारखंड में भी है और बिहार में भी है। जिंदा समाज अगर चुप रहता है तो निकिता और अंकिता को अपनी बेटी मानता, रूपेश पांडे को अपना बेटा मानता, तो इस झारखंड के अंदर इतने लोग खड़े होते कि जब तक रूपेश पांडे का हत्यारा गोली से न मार दिया जाए तब तक नहीं हटेंगे। लेकिन हमें इसमें क्या मिलना है? हमें तो ड्रामा करना है। मुझ जैसा आदमी जिसकी स्थिति के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, मैं यहां आया हूं इसलिए कि आपने टिकट भेजी है, मैं चला जाऊंगा इसलिए कि आपने टिकट दी है। इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। तब भी मैं जब कराची से चला और शोभा जी के किसी एक प्रोग्राम में आया था, मैंने शोभा यादव जी से कहा, ये जानी मानी वर्कर हैं, सोशल वर्कर हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, ये किस पार्टी में हैं नहीं है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि जब जब ऐसे इशू हुए तो मेरी इनसे वार्तालाप हुई। तो मैंने इनसे कहा कि आप मुझे यहाँ के रांची के बारे में नहीं पता है, मुझे किसी भी तरीके से रूपेश पांडे के घर जाना है। तब मैंने अपने साथी जो बनारस से
LLM करके आए हैं, ओम यादव जी, जो पूरे देश में मेरे कोऑर्डिनेशन के प्रोग्राम हैं, मेरे और हमारी टीम के प्रोग्राम देखते हैं। मैंने उनसे कहा यार 10,000 रुपये मुझे कहीं से ला के दो। तब उन्होंने अपने ATM कार्ड से, जो आदमी रोजगार नहीं करता उसने मुझे 10,000 रुपये दिए, और ये बात मैंने गुपचुप जाके बताई और उनकी माँ को दिया, और मैं जो कर सकता था करने की कोशिश की। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, दुख इस बात का है कि मुझे यहाँ जब गया तो उनकी माँ से मिला, उनकी दादी से मिला। उस घर की हालत देख के मुझे लगता था यार हिंदू होना पाप है क्या? ये हजारों हिंदू नेता, ये मंदिरों पे मुकुट चढ़ाने वाले, सोना चढ़ाने वाले, ये अमेरिका लंदन में अपने बच्चों को भेजने वाले, ये कितने बेहया और बेशरम लोग हैं यार। ये इंतजार करते हैं कि हमारे बेटे बेटी के साथ होगा तब हम जो है तूफान उठा देंगे। उसके घर की हालत देख के लगता था कि यार इस घर में कोई आदमी कैसे रह सकता है? एक कमरे का मकान जिसमें दरवाजे नहीं। उसकी दादी बता रही है कि वो मां बता रही है कि पड़ोस में मुसलमान रोज धमकियां देते हैं। लेकिन मुझे अफसोस नहीं, गुस्सा है। उस वक्त भी मैंने कहा इस देश में केंद्र की सरकार की एक नेता जो झारखंड से थी, मंत्री भी थी शायद, वो वहां 2 दिन पहले आई। मैंने पूछा उनसे भाई कोई आया नहीं यहां? उन्होंने कहा एक नेता आई थी, मंत्री थी, सरकार की तरफ से आई थी। मैंने उन्होंने कुछ किया? बोली जब वो यहां से गई तो हमारे परिवार के खिलाफ 2 केस और लग गए। क्या कहूं उनके लिए, क्या कहूं उनके लिए? ये सुबह शाम उल्टे रेजर से दाढ़ी बना करके तैयार रहते हैं नेता, नीली पीली बंडियां पहन के। इनको शर्म नहीं आती? आप ही से वोट लेते हैं और आप ही के वोट के बाद में इनकी आत्मा इतनी मर जाती है, इनको इतने काम पड़ जाते हैं कि रूपेश पांडे के घर जाने से पार्टी को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? भाड़ में गई पार्टी। ये बेगैरती इसलिए है कि आप जैसे लोग सवाल नहीं पूछते हैं। उनके यहां अगर एक घटना घटती है गाजियाबाद में, तो यूएनओ के अंदर प्रधानमंत्री एक लंदन के किसी होटल में थे, उसके बाहर प्रदर्शन कर दिया। हम तो पहले ये देखेंगे ये जाति किसका है, फिर हमें इससे कितना फायदा होगा, फोटो छुपकाने से कितने वोट मिलेंगे तो नेताजी तस्वीर खिंचाएंगे। हम इतने स्वार्थी और मक्कार लोग हैं, ये हमको मानना चाहिए। हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे, आप कोई युद्ध नहीं जीत सकते। सत्ताएं बदलना बहुत बड़ा काम नहीं है, सत्ताओं में रह करके राष्ट्र की परंपराएं, मान्यताओं, सरोकारों को बचाए रखना बड़ा काम है। इसलिए देश चलाने के लिए सरकार होती है, राष्ट्र को समाज चलाता है। आपके यहां तो मैं दिन में 50 ऐसे मैसेज देखता हूं, फला मंदिर पे कब्जा हो गया, पुष्पेन जी कुछ कहिए। मैंने कहा मेरे बोलने से कब्जा हटता हो तो मैं यहीं से बोल देता हूं। लेकिन कोई खुद अपनी भूमिका तय नहीं कर रहा। वो कहते हैं वो करेंगे वो करेंगे, अरे छोड़ो, भूल जाते हैं, हर दिन भूल जाते हैं। इसलिए राष्ट्र मेरी मान्यताओं से, आस्थाओं से, परंपराओं से चलता है, सरकार के संविधान से नहीं चलता। और आज हम इतने नीचे गिर गए हैं कि सनातनी हिंदू समाज का जो सबसे शीर्ष, जिसे आप शंकराचार्य कहते हैं, आज एक शंकराचार्य को विदेशी महिला दिल्ली से फोन करके तमिलनाडु की मुख्यमंत्री को ब्लैकमेल करती है उसके नंबर 2 के पैसे के कारण, और रात में 1 बजे आपके शंकराचार्य को घसीटते हुए 85 साल के उस बुजुर्ग को जेल में डाला जाता है, क्योंकि वो शंकराचार्य जो सनातनी बेटियां बेटे चले गए थे उनको घर वापसी कर रहा था। और दिल्ली में उस विदेशी महिला को यह बिल्कुल ही काबिल कबूल नहीं था। 85 साल का हमारे शास्त्रों का ज्ञानी, सबसे बड़ी पीठ का आदमी, उस शंकराचार्य को घसीटते हुए रात में बंद कर दिया गया, उस पर बलात्कार का आरोप लगाया। वो किस दिन उनकी मृत्यु हो गई, इस बेहया, बेशरम, बेगैरत सनातनी समाज को पता नहीं है। कौन चिंता करेगा आपकी? आपको लगता है कोई आएगा? कोई नहीं आएगा। बहादुरों के पीछे दुनिया खड़ी होती है, कायरों के पीछे कोई नहीं खड़ा होता। अपने अंदर के पुरुषार्थ को जगाइए। आपकी आत्मा बिक चुकी है, उसे 2 बार पूछिए कि हम जिंदा क्यों हैं।
नंबर 2 का पैसा कमाने के लिए 5 बड़ी बिल्डिंग, 600 बिल्डिंग, ये मकान, ये गाड़ियां। कश्मीर के लोगों को भी ये गलतफहमी पैदा हो गई थी, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत पैसे वाले हैं। उन्होंने उस एस्पेक्ट को देखा ही नहीं। आज जिनके 120 एकड़ के अंदर सेब के पेड़ थे, दिल्ली के अंदर, दिल्ली हाट के सामने छोसे से उसके अंदर चुपचाप मुंह छुपा करके तंबाकू बेच रहे हैं। शर्म के मारे बता नहीं पा रहे। इतना बड़ा हादसा हो गया। हमारी बेगैरती, बेशर्मी यह है, हम इतने मक्कार लोग हैं कि हमारी आंखों के सामने 1990 हुआ, लेकिन हमको पता नहीं चला। इसको बताने के लिए एक आदमी को फिल्म बनानी पड़ी। तब हमने कहा अच्छा ऐसा हुआ था। आपको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम बेगैरत, बेशरम लोग हैं। हम 2 रुपए किलो चावल और 2 महीने का बिजली का बिल माफ कर दो, हम किसी को भी वोट दे देते हैं। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अपने दिल के अंदर नहीं झांकते हैं। हम बेटियों की रक्षा, मां की रक्षा, बीवी की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। हम हर दिन जिंदा रहकर सुबह सोचते हैं कि चलो एक दिन कट गया, क्योंकि हम खोना नहीं चाहते। जिंदगी में याद रखिए, जो लोग खोने से डरते हैं उन्हें कुछ मिलता नहीं है। और जिस समाज को मरने से डर लगता हो, जो समाज मरने का फन भूल गया हो, आप रखिए वो जिंदा नहीं रहते। भीड़ तो हमेशा होती है, भीड़ से कभी कुछ नहीं होता है। इसलिए अपने अंदर को, जमीर को, ये जीत गया, वो जीत गया, ये यादव को हटा दिया, उसको जिता दिया, ये सब चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन सनातनी हिंदू समाज ये तय करेगा कि मैंने वोट अपनी आस्थाओं, परंपराओं, बेटियों और मां बचाने के लिए दिया है, अपनी जाति के लिए नहीं दिया है, उस दिन देखिए कि दुनिया आपके पीछे घूमेगी। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी कई सालों तक होना है। दलालों को और जातिवादी नेताओं को, जो जात को यहां रख के घूम रहे हो, आपके लिए योद्धा कौन है यह महत्वपूर्ण होना चाहिए। आपने कभी पूछा कि जो बॉर्डर पे गोली चला रहा है वो यादव है, ठाकुर है, बनिया है, ब्राह्मण है? पूछा कभी आपने? जो भारत की सेना में चला गया वो क्षत्रिय है, उसकी कोई जाति नहीं है। इसलिए जो पुरुषार्थी है, जो चुनौती के साथ खड़ा हुआ है, राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बावजूद भी 370 बचा लेता है, वही पुरुषार्थी है, वही सब कुछ है, सारे तमके उसके, वही ब्राह्मण है, वही क्षत्रिय है। नाम से कुछ लगाने से नहीं क्षत्रिय होते भाई। बहुत क्षत्रिय देखे हमने, बहुत ब्राह्मण देखे, बहुत बनिया देखे, ये अगड़ा पिछड़ा सब देखा, कुछ नहीं होता। ये बांट दिया गया आपको, आप बढ़ गए। आप कोई काम से जाने जाते थे इस पागलपने में कि ये काम इन्फीरियर है। पूरे हिंदुस्तान की सब्जी मंडी पे पागलों का कब्जा है, पूरे हिंदुस्तान की सब्जी मंडी के अलावा फल मंडी पे उनका कब्जा है। आपका बेटा नाई नहीं बनेगा तो नाई तो वही बनेगा, वो पता नहीं बाल काटते काटते कब गर्दन काट दे आपकी, नहीं बनेगा। ये हीन भावना वाले प्रोफेशन है। हमें तो गवर्नर बनना है। आप बेरोजगारी को रोते हैं, उन्होंने अपने रोजगार का इंतजाम कर लिया। उन्होंने कहीं कोई मोर्चा नहीं निकाला कि हम बेरोजगार हैं, मोदी को गाली दें, इसको गाली दें। उन्होंने एक पैरेलल इंतजाम कर लिया। 95 करोड़ लोग सब्जी खाते हैं, उन्होंने सब्जी की कीमत तय की। सब्जी की कीमत कोई MRP सरकार तय नहीं करती। उन्होंने 100 रुपए किलो प्याज बेची, दिल्ली की सरकार गिराती है। इसलिए समझने की कोशिश कीजिए, ये युद्ध है जो दिख नहीं रहा आपको, हम उसको देख रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा सामने हमारे नजर आता है, क्योंकि हम उसके अलावा हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। इसलिए अर्जुन को आंख नजर आती थी, हमको सिर्फ वो नजर आ रहा है और कुछ नजर नहीं आ रहा। इसलिए हमने अपनी भूमिका तय की, न किसी पे एहसान किया, न कर रहे, न हमने इसकी कभी शिकायत की, न हमने अपनी तकलीफों की शिकायत की, न हमने अपने खुश होने, न रोने की, न घर का, न बाहर का रोना कभी नहीं रोया। हमने सोचा ये काम हम करें, कितनी ईमानदारी से कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, पूरे देश भर में कर रहे हैं। हम कठुआ जाके भी करते हैं, हम अखनूर जाके भी करते हैं, हम चेन्नई भी जाते हैं, केरल भी जाते हैं, अभी यहाँ से जाके मेरठ जाना है, उसके बाद कलबुर्गी जाना है, कर्नाटक। ये सिलसिला जब तक शरीर में आखिरी सांस है होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।